पिछली वीडियो में हमने देखा था कि राजकुमार हकाबे इलेवेनिया आ रहा है। दूसरी तरफ इलेवेनिया में रोजिन अपने हाथ में अंगूठी को देखकर कहती है कि पिताजी ने कहा था कि अपने इलेवेनिया की रक्षा करो, मेरा इलेवेनिया। ऐसा कहकर वो सीधा रिचार्डिस की ओर देखती है, जैसे कि मानो वो यह कह रही हो कि मेरा इलेवेनिया तो राजकुमार रिचार्डिस ही है। दूसरी तरफ रिचार्डिस सोच रहा होता है कि लागोस में गृह युद्ध की खबर आने के बाद कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। यहाँ तक कि लागोस से आया प्रतिनिधिमंडल समारोह में भी नहीं आया है। भविष्य की स्थिति के बारे में जानने के लिए हमें पहले वर्तमान स्थिति को जानना होगा। अभी के लिए बाल्टा में राजकुमार हकाबे और तीसरी राजकुमारी गैंजे ने एक साथ सीमा को पार किया है। हकाबे, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? अगर मैं तुम्हारा सिर काट कर यह देख सकता कि तुम क्या सोच रहे हो तो काफी ज्यादा अच्छा होता। फिर रिचार्डिस रोसलिन की ओर देखता है और फिर से अपने मन में बोलता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं नहीं चाहता कि रोसलिन हकाबे के साथ मीटिंग में मिले, लेकिन क्योंकि सिर्फ हम ही इसकी जादुई शक्ति को बचा सकते हैं, इसलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तभी रोसलिन की नजर भी रिचार्डिस पर पड़ती है और वे अपना हाथ हिलाती है। फिर थोड़ी देर के बाद राजकुमार हकाबे भी वहां पहुंच जाता है। वो रिचार्डिस को देखकर बोलता है, अरे देखो तो सही, सामने कौन है? राजकुमार रिचार्डिस। ऐसा कहकर वो सीधा राजकुमार रिचार्डिस को हक कर लेता है। रिचार्डिस बोलता है, राजकुमार हकाबे, मैं सोच रहा था कि आप इतने दिनों से ठीक थे या नहीं। हकाबे बोलता है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा है। फिर वो रिचार्डिस को घूरने लग पड़ता है। थोड़ी देर घूरने के बाद हकाबे रिचार्डिस से बोलता है कि तुम अभी भी पहले की तरह सुंदर हो। हमारे राजकुमार के सामने तो सबसे चमकदार हीरा भी अपनी चमक खो दे। तभी राजकुमार हकाबे की नजर रोजलिन पर पड़ती है और वो कहता है कि ड्यूक रोजलिन, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। ऐसा कहकर वो रोजलिन को हक करने वाला होता है, लेकिन तभी साइड से रेमंड आ जाता है और वो उसे हक कर देता है। फिर रेमंड उसे कसकर पकड़कर और हंसते हुए बोलता है कि सच में काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी है कि आप मेरा इस तरह स्वागत करते हैं। फिर रिचार्डिस रेमंड को इस बात के लिए थम्स अप कर देता है। थोड़ी देर के बाद मीटिंग में राजकुमार काबे बोलता है कि जब मैंने यह खबर सुनी कि राजकुमार के प्रतिनिधिमंडल के घर लौटते समय उन पर हमला हो गया है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा दिल धड़कना बंद हो गया हो। मुझे खुशी है कि आप सही सलामत वापिस आ गए। यह सुनकर रिचार्डिस अपने मन में बोलता है कि बेहतर होगा कि ये यहीं रुक जाएं। फिर रिचार्डिस काबे से बोलता है कि सबकी चिंताओं के कारण ही हम घर सही सलामत लौट आए हैं। तभी हकाबे बोलता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा वैसे मैंने सुना है कि एक शो आने वाला है, अगर आपको कोई चिंता नहीं तो क्या मैं उसमें आ सकता हूँ? रिचार्डिस झूठी हंसी दिखाकर बोलता है कि अरे अरे बिल्कुल नहीं, मैं एक रक्षक के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। तभी हकाबे बोलता है कि नहीं, ये थोड़े समय में घटित हो जाता है। रिचार्डिस बोलता है कि मुझे आशा है कि मुझे उस अद्भुत बात की बातचीत करने के लिए अवसर मिलेगा, और नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इस पर हकाबे बोलता है कि कितने शर्म की बात है, अगर ऐसा है तो हम इस पर अपना मौका अगली बार आजमाएंगे। फिर वो अपने मन में बोलता है कि मेरे ग्रीन टेडानियन, मेरे ब्लैक मून। फिर चार्ल्स अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है शायद हकाबे सच में सिर्फ रोजिन को देखने के लिए आया है। दुश्मन के बैरक्स के अंदर जहाँ ढेरों ठिकाने हैं, एक देश की बुद्धिमान विरासत अपना आराम छोड़कर यहाँ क्यों आएगी? महत्वाकांक्षा का भार बहुत ज्यादा भारी और गहरा होता है। मैं जितना इसके बारे में जानता हूँ, मुझे उतना ही इसके बारे में सावधान भी होना होगा। फिर चार्ल्स वहां से चला जाता है और चलते चलते अपने मन में बोलता है कि हकाबे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वो सीधा राजकुमारी गैंजे के पास चला जाता है। रिचार्डिस को देखकर राजकुमारी गैंजे काफी ज्यादा खुश होती है। फिर रिचार्डिस अपने मन में सोचता है कि यह मेरी साथी है, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, इसलिए भी उसके साथ आ गई है ना। ब्लैक मून के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। मैंने पिछली बार भी इसे संपर्क किया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि यह आखिर सोच क्या रही है। फिर राजकुमारी गैंजे रिचार्डिस को गाल पर किस कर देती है और कहती है कि तुम अब भी पहले की तरह ही सुंदर हो, यहाँ तक कि चांदनी की रात भी तुम्हारी तरह चमकदार नहीं है। ये सुनकर रिचार्डिस अपने मन में बोलता है कि शायद मैंने पहले भी यह किसी से सुना है। फिर वो राजकुमारी को बोलता है कि राजकुमारी, आप भी हमेशा की तरह सुंदर हैं। फिर रिचार्डिस और राजकुमारी गैंजे एक दूसरे के साथ कान में कुछ बोलते हैं, जिसे देखकर रोजिन को कुछ होता है। रोजिन अपने मन में बोलती है कि ये क्या था, मैं तो इन्हें ग्रीट करने ही जा रही थी, लेकिन एकदम से मुझे अनकंफर्टेबल महसूस क्यों हो रहा है। तभी सर पार्डिक्ट बोलता है कि कुछ हुआ है, उस व्यक्ति ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है, इसलिए हमें फॉलो करें। फिर दूसरी तरफ हमें एक नौकरानी को दिखाया जाता है जो कि कप में चाय भरी होती है। तभी कुछ बाल्टा के सैनिक वहां आते हैं, उस नौकरानी को धक्का देते हैं और आगे सीधा जाकर राजकुमारी के चारों तरफ गिर जाते हैं।
राजकुमारी गैंजे के लिए इतने सारे सैनिकों को देखकर रिचार्डी सोचता है, क्या यह राजकुमारी को सुरक्षित ले जाने के लिए कुछ ज्यादा ही लोग नहीं है। तभी राजकुमारी गैंजे बोलती है, यह शर्म की बात है मां महिम, ये सभी मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए वे मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। इन्होंने तो मेरी पूरी प्रतिष्ठा की बेइज्जती कर दी और ये सीधा आकर इधर खड़े हो गए। फिर राजकुमारी गैंजे अपने सैनिकों को बोलती है कि ये क्या है राक्षसों की सेना, इतना शोर क्यों मचा रहे हो। यह सुनते ही राजकुमार झाड़ी से एकदम से सतर्क हो जाता है। फिर वो आराम से झुककर धीरे धीरे रोशन की ओर देखता है और सोचता है कि अरे हाँ, ये तो सब टुकड़ों से बने हैं। उन्होंने कहा था कि शुद्ध रक्त वाले राक्षस भी रोशन का पता नहीं लगा सकते जब तक वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या हकाबे राक्षसों को अपना योद्धा बनाकर यहाँ लाया है? अगर सच में ऐसा है तो आखिर राजकुमारी गैंजे क्या सोच रही थी जब उन्होंने मुझे इस बारे में जानकारी दी। फिर राजकुमारी गैंजे बिना डरे उनके सैनिकों के सामने कह देती है कि चिंता मत करो, इन्हें हमला करने का कोई आदेश नहीं है। ये तो बस इसलिए खड़े हैं कि कहीं मैं कुत्तों की तरह अपना मुंह ना खोल दूं। सैनिकों को शर्माते हुए देखकर गैंजे हंसने लग पड़ती है और कहती है कि मुझे नफरत है कि वे हमेशा कितने गर्व से दिखते थे, लेकिन यह अभी काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप यहाँ हैं, इसलिए वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृपया इन्हें गाली देकर भगा दें। यह सुनकर रिचार्ड सोचता है कि ऐसा लगता है इस राजकुमारी के दिमाग में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आखिर मैं इन्हें गाली क्यों दूंगा। तभी एक सैनिक राजकुमारी से बोलता है कि राजकुमारी, राजकुमार हगावे पक्का आपको ढूंढ रहे होंगे, तो कैसा रहेगा अगर हम यहाँ से चले जाएं। इस पर राजकुमारी बोलती है कि यहाँ कोई भी मैसेंजर नहीं है जो कि मुझे बता सके कि राजकुमार हकावे मुझे ढूंढ रहे हैं, और तुम तो इतनी देर से इस कमरे में थे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम दोनों बिना शब्दों का इस्तेमाल करके बात कर सकते हो? कहीं तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपना शरीर तो नहीं मिलाते? तुम मुझे घृणा का अनुभव करवा रहे हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। तभी सैनिक बोलता है कि राजकुमारी। तभी राजकुमारी बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं चल पड़ूंगी। फिर वो राजकुमार रिचार्डी से बोलती है कि ठीक है मामी, तो फिर मैं चलती हूँ। ये देखकर रिचार्डी से अपने मन में सोचता है कि इसने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कि सैनिकों के पास इसे इधर उधर ले जाने का पर्याप्त अधिकार है। क्या वो हकाबे के साथ उस जानकारी को लीक करने की वजह से परेशानी में तो नहीं पड़ जाएगी? हकाबे यह सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी राजकुमारी उसके सामने से ही बोल देती है कि चिंता मत करो, मेरा भाई मुझे कभी भी नहीं मारेगा। फिर वो वहां से जाते जाते कहती है कि मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए तरसती रहती हूँ, मुझे आशा है कि हम फिर से जल्दी मिलेंगे, इसलिए तब तक अपना ध्यान रखें। फिर थोड़ी देर के बाद रिचार्ड जिस ड्रिंक पी रहा होता है, तभी लेविन सामने से आता है और कहता है कि लाकोचे से प्रतिनिधि मंडल अभी अभी पहुंचा है। इसका मतलब कि लगोचे में यांत्रिक युद्ध खत्म हो गया है और ऐसा लगता है कि शक्तिशाली फ्लोटर हार गया है। ये सुनकर रिचार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि फ्लोटर हार गया, तो फिर वहां का नया शासक कौन है? तभी वो पीछे की ओर देखता है। सभी लोग बोलने लग पड़ते हैं कि लगोचे का शासक आ रहा है। तभी वे सामने देखते हैं और वे सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि एक बच्चा था। इतने सारे लोगों को देखकर वो बच्चा एकदम से घबरा जाता है और फिर शर्मा जाता है। उसे देखकर रिचार्डिस बोलता है कि इतना छोटा बच्चा, रईस लोग देश पर राज करने की कोशिश कर रहे होंगे, मुझे लगता है कि लगोचे गिर गया है। और अकाबे कैसा है? वो फ्लोटर के काफी करीब रहा होगा। फिर रिचार्डिस अकाबे की ओर देखता है और कहता है कि इस कमीने के चेहरे पर तो जरा सा रिएक्शन भी नहीं है। उस बच्चे को देखकर हकाबे उसके पास जाने लगता है, लेकिन जैसे कि वो वहां पहुंचने वाला होता है, तभी पीछे से एक डंडा पटकने की आवाज आती है। हकाबे पीछे गिर के देखता है और वो बच्चा सीधा दौड़कर उस औरत के पास चला जाता है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि इस वक्त लगोचे की इस समय की शासक दिमरा है। दिमरा को देखकर रिचार्डी सोचता है कि गहरी बैंगनी आंखें और राजघराने की ओरा जो इसके छोटे शरीर से निकलती है, हालांकि वो 70 साल की लगती है। ये औरत पक्का शासक दिमरा ही होगी। दिमरा को देखकर हकाबे भी सोचता है कि शासक दिमरा फ्लोटर से 3 पीढ़ी पहले वाली शासक, और वो व्यक्ति जिसने सभी छोटे राष्ट्रों और जनजातियों को एकजुट करके लगोचे साम्राज्य को आज ऐसा बनाया है। पिछले शासक फ्लोटर को जेल में डाल दिया गया था और नए शासक ग्वाइंडाइट ने सत्ता संभाल ली है। भले ही वो पिछली पीढ़ियों की एक बूढ़ी रानी हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी लगोचे के हर कोने तक फैला हुआ है। युवा शासक की रक्षा करने के लिए वो उसकी रक्षक के रूप में अपनी रिटायरमेंट से भी बाहर आ गई। मैंने सोचा था कि मैं युवा शासक को अपनी कठपुतली के रूप में इस्तेमाल कर सकूंगा, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ रिचार्ड सोच रहा होता है कि टिमरा के लिए हकाबे वो कमीना आदमी है जो लगोचे में तबाही का एकमात्र कारण है। मुझे नहीं लगता कि वे एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक स्वागत करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि वे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे।
तभी हकावे सीधा उनके पास जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि इस तरह के आनंदमय समारोह में लगोचे के नए शासक को देखना बहुत ही सम्मान की बात है। मेरा नाम हकावे वे लिविता है। मैं बाल्टा का पहला बेटा हूँ। हकावे को देखकर ग्वांडाइट बोलता है कि हिक्सला का पहला बेटा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं भी आपको ऐसे शुभ अवसर पर देखकर खुश हूँ। फिर हकावे डिमरा से पूछता है कि अच्छा, वैसे मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं ताकि आप बुरा ना माने। डिमरा बोलती है क्योंकि मेरा पिछला शीर्षक बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, तो तुम मुझे केवल रक्षक कह सकते हो। फिर हकावे डिमरा से बोलता है कि आपसे मिलना सम्मान की बात है रक्षक डिमरा। ये सुनकर डिमरा बोलती है कि मैं भी तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ राजकुमार, मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती। लेकिन जब हम पहली बार आए तो तुम ज्यादा खुश नहीं दिखे। क्या तुम्हें उम्मीद थी कि कोई और आएगा? ये सुनकर हकाबी थोड़ा घबरा जाता है और पीछे सेरिन बोलता है कि अगर मैं वहां होता तो मैं रो पड़ता। ये सुनकर चार्ली हंसने लग पड़ता है और सोचता है कि हालांकि यह बहुत ज्यादा दिखावा करता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी इस सेरिन के जैसा ही सोच रहा होगा। फिर हकाबे दिमना से बोलता है कि अरे अरे, मुझे आशा है कि आप मजाक कर रहे हैं, आप कैसे? हकाबे बोलने वाला होता है, लेकिन तभी दिमना अपना डंडा नीचे फेंक देती है, जिसे देखकर हकाबे सोचता है कि तक तेरे की बुढ़िया। फिर हकाबे डंडा उठाने के लिए नीचे झुकता है, जिसे देखकर दिमरा बोलती है कि अरे अरे, तुम तो अपने आप इसे उठा रहे हो। धन्यवाद हकाबे वे लिविता। जैसे ही हकाबे दिमरा को डंडा पकड़ाता है, वैसे ही दिमरा थोड़े भयानक तरीके से बोलती है कि मुझे आशा है कि तुम लगोचे राज्य में हमसे मिलने आओगे। वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि फ्लोटर भी तुम्हें देखना चाहती है? राजकुमार, हम लगोचे में अपनी अच्छाइयों और शिकायतों को कभी नहीं भूलते। मैं निकट भविष्य में तुम्हारा यह ऋण चुका दूंगी। ये सुनकर हकाबे काफी ज्यादा डर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, तो चलो आपको बताता हूँ। काफी समय पहले यह आम बात थी कि राष्ट्र अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उस क्षेत्र के छोटे छोटे कबीलों का सफाया कर देते थे। यह भी काफी आम बात थी कि कमजोर पक्ष अपनी शक्तियों को मिलाकर नए राष्ट्रों की स्थापना करते थे। एक दूसरे की रक्षा करने का गठबंधन शासक एक शासक प्रतिज्ञा के नाम से जारी रहा, और 12 जनजातियों के लीडर्स जो पहले शासक के साथ लगोचे की रक्षा करने के लिए सहमत हुए थे, उन्हें जेटे यानी अनंत ज्वाला के रूप में माना गया। अपनी संयुक्त शक्ति से वे अन्य राष्ट्रों को आक्रमण करने से रोकने में सक्षम थे, लेकिन लगोचे की उजाड़ भूमि ठंडी थी और उनके संसाधन सीमित थे। अतः एक आंतरिक युद्ध छिड़ गया, जिसमें सभी लोग एक दूसरे से चोरी करने लगे। जैसे ही आंतरिक स्थिति और ज्यादा बुरी हो गई, दिमरा सिंहासन पर बैठी गद्दी पर बैठे हुए नए शासक ने लगोचे के द्वारा पीढ़ियों से इकट्ठा की गई संपत्ति को सब में बांट दिया। यह राशि एक छोटे राष्ट्र की स्थापना के लिए काफी ज्यादा थी। फिर दिमरा ने सभी को उस प्रतिज्ञा की याद दिलाई जिसे वे भूल गए थे। मेरे भाइयों और बहनों, आप अकेले ठंडे देश में जीवित नहीं रह सकते। सुरक्षा की शाश्वत प्रतिज्ञा के 1000 वर्ष के पत्थर पर अंकित की जाएगी तथा उसे सदैव प्रकाशित करने के लिए 12 अखंड ज्वालाएं प्रज्वलित की जाएंगी। इससे जलते यानी अखंड ज्वालाओं की हल्की लपटें अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। हालांकि आप एक प्रयास में पुरानी दरार को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन दिमरा के शासनकाल ने अन्य देशों को एक बार फिर लगोचे को याद करने का अवसर प्रदान किया। पर छोड़ने से पहले उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की बढ़ोतरी में बिताया। लेकिन दिमरा की पोती फ्लोटर, जो प्यार में पागल थी, बाहरी ताकतों को अपने लगोचे में ले आई और फिर अपने देश के संसाधनों को चुराने का सबसे घृणित कार्य किया। ये कारण है जिसकी वजह से डिमरा हकाबे से भयानक रूप से बात कर रही थी, और उसने उसे कहा था कि मैं निकट भविष्य में आपका यह ऋण चुका दूंगी। ये सब कुछ सुनकर हकाबे काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और फिर वहां से जाने लगता है। हकाबे को देखकर रिचार्डी सोचता है कि ऐसा लगता है कि ऐसे सब सुनने के बाद हकाबे भी वहां नहीं टिक सका। अब तो बस केवल यह पता लगाने का मामला है कि कौन उस अदृश्य रक्षा रेखा को पार करने में सक्षम होगा। तभी रिचार्ड देखता है कि वहां सर कैलिक्स भी आ गया है। सर कैलिक्स सामने की ओर देखता है, वो सीधा दिमरा और ग्वांडाइट के पास चला जाता है, जिसे देखकर रिचार्ड उसे रोक देता है और कहता है कि रुकिए सर कैलिक्स, कहीं आप, मुझे उम्मीद है कि आपके कार्यों के प्रति जो बेचैनी मैं अभी महसूस कर रहा हूँ वो जायज नहीं है। तभी कैलिक्स वहां रुक जाता है और फिर रिचार्ड की ओर देखकर हंसते हुए कहता है कि अरे अरे, चिंता मत करिए। कैलिक्स वहां से चला जाता है, जिसे देखकर रिचार्डी सोचता है कि भले आप मुझे चिंता करने के लिए ना कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके भाई बहनों द्वारा अतीत में किए गए अविवेकपूर्ण कार्यों के आधार पर आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी कैलिक्स उनके पास जाकर बात करने लगता है। तभी ग्वांडाइट काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसे देखकर रिचार्डी से हैरान रह जाता है और सोचता है कि उनका मूड तो काफी अच्छा लग रहा है। आखिर वे किस बारे में बात कर रहे होंगे।
फिर तभी कैलिस अपने घुटनों में झुककर दिमरा का हाथ पकड़कर उसे ग्रीट करता है और कहता है कि गारा जरताया, मैं कैलिस हूँ, सिवाज का पहला बेटा। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ परदादी। ये सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं और आपस में बोलते हैं कि क्या रेड व्हीलबैरो का वारिस डिमरा का पर्प होता है। तभी पीछे इशेरियन रिचार्डी से बोलता है कि माँ महीम जरा सोचिए, रेड व्हीलबैरो की काउंटेस मूल रूप से लगोचे से ही है। क्या आप जानते हैं कि डिमरा कितनी पुरानी है? यदि आप लगोचे राज परिवार के किसी भी सदस्य को देखें तो वे या तो उसके पोते हैं या परपोते। ये सुनकर रिचार्ड सोचता है कि एक मिनट, इसका मतलब डेम रोजन भी। जी हाँ दोस्तों, रोजिन रेड व्हीलबैरो द्वितीय राजकुमार की सूरवीर और उसके उद्धारकर्ता साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राक्षसी मानव कोई और नहीं बल्कि पिछले शासक दिमरा की परपोती है। फिर इस एरियन बोलता है कि अरे यार, ये ऐसी बात नहीं है जिसे हम अनदेखा कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि हम डेम रोजिन की प्रतिष्ठा कैसे बदलेगी। उसके चारों ओर पहले से ही बहुत ज्यादा अराजकता है। लेकिन क्या तिमिरा किसी ऐसे रक्त संबंधी का स्वागत करेंगी जो दूसरे देश में सेवा कर रहा हो? रिचार्डिस उसे बताता है कि लगोचे के राजघराने ने कभी लवेनिया का पक्ष नहीं लिया, इसलिए भले ही वे खून से संबंधी हों, वास्तविक रूप से कहा जाए तो रक्षक दिमरा और टीम रोजन के बीच संबंध का मतलब यह नहीं है कि स्टार्डिस बोल ही रहा होता है। तभी दिमरा सामने की ओर देखती है और कैलिक्स के गालों के साथ खेलने लग पड़ती है और कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे चेहरे पर सावेज को देख सकती हूँ। यह देखकर लेविन बोलता है कि वो तो उसे प्यार करती है। मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें इलावेनिया का खून मिला हुआ है या नहीं, वो वैसे भी बहुत दयालु हैं। यह देखकर रिचार्डी भी सोचता है कि मुझे पता नहीं कि मुझे इससे राहत मिलनी चाहिए या नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी में कैलिक्स, ग्वानदाइट और डिमरा आपस में बात कर रहे होते हैं। ग्वानदाइट बोलता है कि जब से लोग इकट्ठा होने लगे हैं मैं थोड़ा घबरा गया हूँ। कैलिक्स उसे बोलता है कि मैं समझता हूँ कि ये पहली बार है जब आप इलावेनिया में किसी भोज में भाग ले रहे हैं। आप साधारण हैं, लेकिन आप पर दबाव बहुत अधिक रहा हुआ क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण लोग एकत्रित होंगे। फिर ग्वांडाइट बोलता है कि यह सोचना कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि मैं मछली पकड़ने के लिए अंत में जा रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं जिंदा ही खा लिया जाऊंगा, लेकिन मुझे जेरते के वंशज से मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। फिर कैलिक सोचता है कि सबेज एक लघुवचन शीर्षक जो एडलवाइस को संदर्भित करता है, जो कि ऊंचे स्थान पर खेलता है। जब मेरी माँ ने विवाह किया और इलाबेनिया आई तो उन्होंने अपना नाम बदलकर कुछ ऐसा रख लिया जो इलाबेनिया के लिए अधिक परिचित था। लेकिन क्योंकि मेरे पिता अक्सर उन्हें इसी नाम से पुकारते थे, इसलिए मैं इसे कभी नहीं भूला हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 1 लाख साल में भी ये नाम दोबारा लूंगा। तभी दीवाना बोलती है कि लेकिन रेड व्हीलबैरो कहाँ है? मैंने तो उसे बैंक्वेट हॉल के अंदर देखा ही नहीं। कैलिक थोड़ा घबराकर बोलता है कि ओह, मेरे पिता अपने कर्तव्यों में काफी व्यस्त हैं, सीमा की रक्षा करने में। तभी दीवाना बोलती है कि मुझे लगता है कि वो अभी भी व्यस्त होने का बहाना बनाकर अपने परिवार को अलग थलग रखता है। वो मेरी पोती को ले गया जिसे मैंने अपने हाथों से पाला था। आखिर उस छोटे कीड़े ने क्यों? ये सुनकर कैलिक सोचता है कि मुझे लगता है कि वो मेरे पिता से बहुत ज्यादा प्यार नहीं रखती हैं। अच्छा, तो जब पिताजी ने कहा था कि उन्हें बुरी फीलिंग आ रही है तो उन्होंने इसके लिए कहा था, ना कि बाल्टा के लिए। तभी दिमरा बोलती है लेकिन कैलिक्स, मैं रोस्लिन को कब देख पाऊंगी? मेरे लिए यही खुशी की बात है कि मैं तुम दोनों को यहाँ देख पाऊंगी। ये सुनकर कैलिक्स पहले सोचता है कि मेरे सामने जो व्यक्ति है वो कोई साधारण बुजुर्ग रिश्तेदार नहीं है। वो महान शक्तिशाली है जिसके पास अपने ठंडे उजाड़ राष्ट्र की वफादारी है, और वो व्यक्ति जिसने सबके सामने पाल्टा के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। अगर इलेवेनिया में कोई अधिकारी होता तो वे इन्हें अपनी नजरों में रखते। बहुत बढ़िया काम कैलिक सिस्टर, तुम अपने खून के रिश्तेदार का इस्तेमाल करना चाहते थे जिसे तुम पहले कभी भी नहीं मिले हो। कितनी बुरी बात है। लेकिन अब जब मुझे अपने बीच से यह सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है तो इसके लिए कोई जगह नहीं है। फिर कैलिक्स दिमरा से बोलता है कि वो राजकुमार रिचार्डिस की रक्षक नाइट हैं, इसलिए वो बिना अनुमति के अपना पद नहीं छोड़ पाएंगी। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या मैं आपको मोस्टोर पैलेस तक ले जा सकता हूँ? फिर कैलिक सोचता है कि मुझे अपनी बहन या राजकुमार जाडिस का समर्थन करने के लिए उसे लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिमरा का मूनस्टोन पैलेस में प्रवेश का सदमा ही काफी है। कैलिक डिमरा से बोलता है कि मेरी बहन भी आपसे मिलने के लिए उत्सुक है परदादी। ये सुनकर डिमरा बोलती है कि ओहो, अच्छा ऐसी बात है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।